नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ भी घटे तो अचानक नहीं घटता। वह धीरे धीरे आकार लेता है और फिर एक दिन मंच पर पूरे आकार के साथ दिखाई देने लगता है। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश की सियासत ने कई उतार चढ़ाव देखे। सामाजिक समीकरण बदले, नए नारे आए, पुरानी नाराजगियां सतह पर आई और सत्ता ने अपने ढंग से जवाब गढ़े। इस पूरे खेल में क्रमबद्ध तरीके से अगर देखें तो आज जो कुछ दिखाई दे रहा है वह किसी एक बजट भाषण या एक घोषणा का परिणाम नहीं, बल्कि लगातार चल रही राजनीतिक केमिस्ट्री का नतीजा है। साल 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता संभाली और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो पहली चुनौती कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण की थी। शुरुआती वर्षों में सरकार ने सख्त शासन और बुनियादी ढांचे के विस्तार को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। सड़कों, एक्सप्रेसवे, निवेश सम्मेलन और धार्मिक पर्यटन की छवि को आगे बढ़ाया गया। इस दौरान विपक्ष बिखरा हुआ था और सामाजिक समीकरणों की पुरानी धार कमजोर पड़ चुकी थी। फिर समय बदला, 2022 का चुनाव आया और सत्ता ने दोबारा वापसी की। यह वापसी केवल संगठनात्मक मजबूती से नहीं, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी पैठ से भी जुड़ी थी। राशन वितरण, उज्ज्वला आवास शौचालय और किसान सम्मान निधि जैसे कार्यक्रमों ने प्रत्यक्ष लाभ की राजनीति को मजबूत किया। इस दौर में एक नया पैटर्न उभरा, जिसे राजनीतिक विश्लेषक डायरेक्ट बेनिफिट कंसोलिडेशन कहते हैं, यानी लाभ सीधे खाते में और समर्थन सीधे मतपेटी में। लेकिन 2022 के बाद विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बदली। समाजवादी धुरी पर आधारित राजनीति ने नया नारा गढ़ा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का साझा मंच, जिसे संक्षेप में पीडीए कहा गया। यह केवल चुनावी जुमला नहीं था, बल्कि एक संगठित सामाजिक पुनर्संरचना का प्रयास था। जातीय जनगणना, सामाजिक प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी की मांग को केंद्र में रखकर विपक्ष ने एक भावनात्मक और पहचान आधारित विमर्श को पुनर्जीवित किया। यह रणनीति धीरे धीरे असर दिखाने लगी। उपचुनावों और स्थानीय चुनावों में सामाजिक ध्रुवीकरण की झलक दिखाई देने लगी। इसी बीच सरकार के सामने दूसरी चुनौती उभरी। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी और संविदा कर्मियों की लंबी मांगें वर्षों से लंबित थी। शिक्षा मित्रों का आंदोलन न्यायालयों तक पहुंचा, कई बार प्रदर्शन हुए, अनिश्चितता और असंतोष का वातावरण बना रहा। यह वर्ग केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि गांव और कस्बों के सामाजिक नेटवर्क का हिस्सा है। इनके परिवार, इनके रिश्तेदार और इनका स्थानीय प्रभाव राजनीति में महत्व रखता है। सत्ता के लिए यह संकेत था कि केवल कानून व्यवस्था और बड़े निवेश से चुनाव नहीं जीते जाते, जमीनी असंतोष को भी संतुलित करना पड़ता है। 2023 और 24 के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में भी सामाजिक समीकरणों पर जोर बढ़ा। केंद्र स्तर पर विपक्षी गठबंधन और जातीय विमर्श की चर्चा ने प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश में भी यह सवाल उभरने लगा कि क्या केवल राष्ट्रवाद और विकास का विमर्श पर्याप्त है, या सामाजिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा फिर से केंद्र में आएगा। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने धीरे धीरे अपने फोकस को विस्तृत करना शुरू किया। पेंशन वृद्धि की घोषणा हुई, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में सुधार की बात सामने आई। यह संकेत था कि कल्याणकारी आधार को और मजबूत किया जाएगा। फिर आया वह बजट सत्र जिसने इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 और अनुदेशकों का 9,000 से 17,000 करने की घोषणा की। साथ ही 5 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा का आश्वासन दिया। यह घोषणा अचानक नहीं थी, यह वर्षों की मांग और राजनीतिक आकलन का परिणाम थी। त्योहार से पहले इसका समय तय होना भी मनोवैज्ञानिक राजनीति का हिस्सा था। राहत का संदेश भावनात्मक स्मृति बनाता है। इस घोषणा के साथ ही 2 आर्थिक जोन बनाने की बात कही गई, एक लखनऊ और उससे जुड़े जिलों के लिए, दूसरा वाराणसी और पूर्वांचल के लिए। यह केवल विकास परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन का संकेत था। पूर्वांचल लंबे समय से पिछड़ेपन के आरोप झेलता रहा है। वहां निवेश और रोजगार का वायदा सामाजिक असंतोष को कम करने का साधन बन सकता है। इसके साथ स्टेट डेटा सेंटर अथॉरिटी के गठन और 25 लाख युवाओं को एआई टूल्स के मुफ्त संस्करण की सुविधा का ऐलान किया गया। यह कदम बता रहा है कि सरकार केवल पारंपरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती,
बल्कि डिजिटल और तकनीकी छवि को भी गढ़ना चाहती। अब इस पूरे खेल को अगर देखा जाए तो एक स्पष्ट राजनीतिक केमिस्ट्री दिखाई देती है। पहले शासन और नियंत्रण की छवि बनाई गई, फिर प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं से आधार मजबूत किया गया। उसके बाद विपक्ष के सामाजिक समीकरण के जवाब में वर्ग आधारित लाभ की रणनीति तैयार की गई। और अब भविष्य उन्मुख विकास और तकनीक का नैरेटिव जोड़ा गया। यह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक एक्सपेंशन है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे मल्टी लेयर कंसोलिडेशन कहते हैं। सवाल यह है कि क्या यह पैसा पीडीए पर भारी पड़ेगा? उत्तर सीधा सरल नहीं है। पीडीए की ताकत पहचान है और सम्मान की राजनीति में, जबकि सरकार की ताकत प्रत्यक्ष लाभ और प्रशासनिक विश्वसनीयता में। यदि लाभ समय पर खातों में पहुंचता है और योजनाएं जमीन पर दिखती हैं, तो वर्ग आधारित समर्थन मजबूत होगा। लेकिन यदि सामाजिक प्रतिनिधित्व की भावना प्रबल रही और विपक्ष उसे संगठित कर पाया, तो पहचान की राजनीति भी असर दिखा सकती है। यह भी ध्यान रखना होगा कि आर्थिक बोझ वास्तविक है। मानदेय वृद्धि से राजकोष पर दबाव पड़ेगा। यदि निवेश और राजस्व समानांतर नहीं बढ़े, तो वित्तीय संतुलन चुनौती बन सकता है। इसलिए आर्थिक जोन और डिजिटल नीति निर्माण की पहल केवल विकास नहीं, बल्कि वित्तीय स्थिरता की रणनीति भी है। राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब नैरेटिव बदलता है। अभी उत्तर प्रदेश में दो नैरेटिव आमने सामने हैं। एक तरफ सामाजिक हिस्सेदारी का दावा, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष लाभ और विकास की दृश्यता। मतदाता अब केवल भावनात्मक अपील से प्रभावित नहीं होता। वह देखता है कि उसके जीवन में ठोस परिवर्तन क्या हुआ। यदि उसे आर्थिक राहत और अवसर दोनों दिखते हैं, तो वह स्थिरता चुन सकता है। यदि उसे प्रतिनिधित्व और सम्मान की कमी महसूस होती है, तो वह बदलाव की ओर झुक भी सकता है। आने वाले 2 वर्ष इसी संतुलन की परीक्षा होंगे। विभागों को समयबद्ध प्रस्ताव देने का निर्देश बताता है कि सरकार डिलीवरी को गति देना चाहती है। राजनीति में घोषणा का असर क्षणिक होता है, भुगतान का असर अस्थायी होता है। यदि अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय नियमित रूप से पहुंचेगा, तो वह केवल वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि राजनीतिक भरोसे का निर्माण होगा। इस पूरी प्रक्रिया को खुली किताब की तरह पढ़ा जाए, तो यह योगी का चुनावी योग है, जिसमें कल्याण, विकास, तकनीक और समयबद्धता का संयोजन है। यह रक्षात्मक राजनीति नहीं, बल्कि आक्रामक एजेंडा सेटिंग है। विपक्ष को प्रक्रिया की स्थिति में लाने की कोशिश है। शतरंज की विसात सज चुकी है, चालें चल दी गई हैं। अब परिणाम इस पर निर्भर करेगा कि किसका गणित अधिक विश्वसनीय और टिकाऊ सिद्ध होता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में यह अध्याय अभी खुला है, और आने वाले समय में इसका अगला पन्ना मतदाता ही लिखेगा। अगर आपको लगता है कि योगी का यह पूरा का पूरा स्टंट नैरेटिव सेटिंग से जुड़ा हुआ है, तो अपनी बात रखें। और अगर आपको लगता है कि योगी ने पीडीए की काट ढूंढ ली है, तो भी अपनी राय रखें। अब विपक्ष की क्या अपनी चाल होगी, इससे योगी कैसे बचेंगे, ये भी अगर आपको लगता है कुछ, तो जरूर सुझाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।